नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान देंगे। 2 दिन की यात्रा पर कैरेबियाई देश पहुंचे हैं। 56 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 समिट की बैठक के बाद बुधवार सुबह कैरिबियाई देश गुयाना पहुंच गए हैं। राजधानी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द गार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्वी लद्दाख से सेना हटने के बाद पहली बार मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लद्दाख में सैन्य वापसी के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और उन क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की समीक्षा की है। यह बैठक लाओस की राजधानी में 10 देशों के आसियान समूह और उसके कुछ संवाद साझेदारों के सम्मेलन से इतर हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। यूपी में पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर ने महिलाओं पर पिस्टल तानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। पंजाब में वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दोस्तों, यूपी के मुजफ्फर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में ककरोली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, यहां से चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर चर्चा। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी हुई बातचीत। फोटो सेशन में टुड्रो के साथ दिखे मोदी। जी हां दोस्तों, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया है। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर भी सहमति बनी है। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व आईपीएस का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा। सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल। सुले बोली, यह गंदी राजनीति। ईडी ने रायपुर में छापा मारा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। इससे महज 12 घंटे पहले पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। रविंद्र ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। वह पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई। उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बुलाया। पिछले महीने पन्नू ने दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच टुंडू सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया है। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कनाडाई न्यूज एजेंसी CBC के मुताबिक अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की वजह नहीं बताई है। हालांकि दोस्तों, कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिता आनंद ने बयान जारी कर कहा है कि ज्यादा सावधानी बरतने के लिए उनकी सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा जांच में इजाफा किया है। इस वजह से यात्रियों को जांच में देरी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पॉल्यूशन 5वें दिन भी AQI 400 के पार। 79 फ्लाइट्स हुई लेट, 6 डाइवर्ट। 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मूंड का रहा। वहीं वजीराबाद और अलीपुर में AQI 462 रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जंग के बीच अचानक गाजा पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, एक बंधक की रिहाई के लिए रखा 38 करोड़ रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स के साथ गाजा का दौरा कर रहे हैं। दोनों गाजा में एक अज्ञात जगह पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनियों को वित्तीय पुरस्कार और क्षेत्र से बाहर निकालने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर एक बंधक के लिए $50 लाख करीब 38 करोड़ रुपए का इनाम देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कोई भी हमें बंधक लाएगा उसके परिवार को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए $5 मिलियन इनाम में भी देंगे। आप चुने, चुनाव आपका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर सिद्दीकी को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत मिली, कोर्ट की शिकायतकर्ता को फटकार, कहा 8 साल बाद शिकायत क्यों की, आरोप है होटल में दुष्कर्म किया। जी हां दोस्तों, अगस्त में साउथ एक्ट्रेस रेवंती संपत ने सीनियर एक्टर सिद्दीकी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में अब सिद्दीकी को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इस मामले में शिकायत करने वाली एक्ट्रेस को गलत ठहराया है। बेंच का कहना है कि आपने 8 साल पुराने मामले में सोशल मीडिया पर बात की, लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं गई। मंगलवार को एक्टर सिद्दीकी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए शारीरिक शोषण की बात की है, लेकिन शिकायत करने में 8 साल लगा दिए। उन्होंने 2018 में फेसबुक पर 14 लोगों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था। फिर भी वो केरल सरकार द्वारा बनाई गई हेमा कमेटी के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंची। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर सीएम बोले ताजा हिंसा के लिए चिदंबरम जिम्मेदार, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। जी हां दोस्तों, मणिपुर में फिर से हिंसा का दौर शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में फिर से हिंसा पी चिदंबरम की नीतियों के कारण शुरू हुई है। बीरेन सिंह ने चिदंबरम की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मणिपुर में ताजा हिंसा म्यांमार से आए अवैध अप्रवासियों के कारण हो रही है। ये ड्रग्स के व्यापार के लिए मणिपुर आए और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए AR रहमान, पोस्ट में लिखा उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे, वकील ने कहा इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। जी हां दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू शादी के करीब 3 दशक बाद अलग हो गए हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट की और प्राइवेसी की मांग की। इसके कुछ समय बाद AR रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इसे कंफर्म कर दिया। दरअसल दोस्तों, AR रहमान ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हर चीज का अनदेखा अंत होता है, टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को महिला आयोग का नोटिस, रैली में अपमानजनक टिप्पणी करने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, पंजाब महिला आयोग ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चन्नी पर विधानसभा क्षेत्र गिदड़बाहा में चुनावी रैली के दौरान महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों, महिला आयोग के अध्यक्ष ने नोटिस में लिखा कि पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ 2025 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क से होगी पानी की सप्लाई, शुरू हुई तैयारियां। जी हां दोस्तों, यूपी के प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए अस्थायी टेंट सिटी लगाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी प्रयागराज द्वारा 40 करोड़ की लागत से लगाई जा रही है। इसे 30 नवंबर 2024 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी, बीकानेर, खेरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI, अब दिन का भी गिरने लगा है पारा। जी हां दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेरथल, तिंजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 20 से 23 नवंबर तक पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मंगलवार को इसका आदेश खेरथल के कलेक्टर किशोर कुमार ने जारी किया है। उधर दोस्तों, उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। रात और दिन में कई शहरों का तापमान औसत से नीचे आ गया। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बैटरी के दाम 2 साल में 50% घटने के आसार। फिक्की ने ईवी बैटरी चार्जिंग सर्विस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने की मांग की। सरकार विचार करेगी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ईवी के दाम अगले 2 साल में खासे कम हो सकते हैं। 2026 तक ईवी बैटरी की कीमतें 2023 के मुकाबले आधी रह जाएंगी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में 28 से 30% लागत बैटरी की होती है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा स्टडी के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में ईवी बैटरी की औसत कीमत $153 करीब 13,000 रुपए प्रति किलोवाट थी। 2023 में इनके दाम $149 यानी करीब 12,500 रुपए रह गए। 2026 तक इसकी कीमत घटकर $80 यानी करीब 6,700 रुपए प्रति किलोवाट रह जाने के आसार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टोंक थप्पड़ कांड के बाद सीएम से मिले ग्रामीण, सभी मांगे मानी, मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड और उसके बाद की हिंसा को लेकर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद ग्रामीणों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराने और ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों, टोंक में थप्पड़ कांड के बाद हुई समरावता हिंसा को लेकर पंचायत ने ऐलान किया है कि गांव में किसी बाहरी व्यक्ति या नेता को राजनीति नहीं करने दी जाएगी। ग्रामीणों की ओर से बोलते हुए समरावता के शंकरलाल मीणा ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। समरावता और कंचरावता को देवली ब्लॉक से हटाकर उनियारा ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाजार में गिरावट से झुंझुनवाला भी नहीं बचे, 2 महीने में गवा दिए 15,000 करोड़, सबसे ज्यादा टूटा यह शेयर। जी हाँ दोस्तों, दिग्गज शेयर मार्केट निवेशक राकेश झुंझुनवाला के निधन के बाद झुंझुनवाला फैमिली का स्टॉक पोर्टफोलियो उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला द्वारा संचालित किया जा रहा है। बाजार में तेजी से गिरावट से झुंझुनवाला फैमिली के स्टॉक्स भी अछूते नहीं रहे हैं। सितंबर तिमाही खत्म होने के बाद से अब तक जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने 8 से 9% का गोता लगाया है, तो वहीं झुंझुनवाला फैमिली का पोर्टफोलियो 13% नीचे आ गया है। झुंझुनवाला परिवार का पोर्टफोलियो मंगलवार शाम को 40,082.90 करोड़ रुपए था, जबकि सितंबर तिमाही खत्म होने पर यह पोर्टफोलियो 55,095.90 करोड़ रुपए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 75,500 के पार निकला सोना, 2 दिन में 1,801 रुपए महंगा हुआ। चांदी 90,843 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 732 रुपए बढ़कर 75,540 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 74,808 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 2 दिनों में ही सोना 1,801 रुपए महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी आई। ये आज 1,554 रुपए बढ़कर 90,843 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले चांदी 89,289 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल का टेनिस से संन्यास, होम ग्राउंड में आखिरी मुकाबला खेला, कहा छोटे गांव के एक अच्छे इंसान को याद रखना। जी हां दोस्तों, 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। 38 साल के नडाल ने मंगलवार को अपने होम ग्राउंड मलांगा में डेविस कप में करियर का आखिरी मुकाबला खेला। हालांकि वे इसे हार गए। उन्हें नीदरलैंड के 80वीं रैंक के बोटिक वोंडे जेशुल्ड ने 6-4, 6-4 से हरा दिया। नडाल डेविस कप में लगातार 29 मैच जीतने के बाद हारे हैं। मार्टिन कार्पेना एरिना में एक भावुक वीडियो के जरिए 38 साल के इस दिग्गज को विदाई दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू गाजा पहुंचे, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार 19 नवंबर को अचानक गाजा का दौरा किया। यहां वे इजरायली सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स भी उनके साथ थे। इस दौरान उन्होंने इजरायली बंधकों को सौंपने वाले को $5 मिलियन देने की भी पेशकश की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। अमेरिका ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नार्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हुई है। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। इसलिए नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
एमपी राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा, कानपुर में विजिबिलिटी 0, कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री, 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को एमपी राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा। कानपुर में विजिबिलिटी घटकर 0 और लखनऊ में 50 मीटर रह गई है। वहीं दोस्तों, बिहार के पूर्णिया, पंजाब के भटिंडा, हरियाणा के सिरसा और एमपी के ग्वालियर में विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का दौर बुधवार को थम गया। श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर देहरादून फ्लाइट का 18,000 फीट ऊंचाई पर इंजन हो गया फेल। 70 पैसेंजर सवार थे, 30 मिनट अटकी रही सांसें। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, जयपुर देहरादून की इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट का 18,000 फीट पर एक इंजन फेल हो गया। फ्लाइट में 70 पैसेंजर्स थे। प्लेन की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब इंजन के साथ प्लेन हवा में करीब 30 मिनट रहा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे की है। दरअसल दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस के विमान को 19 नवंबर शाम जयपुर एयरपोर्ट से शाम 5:55 पर देहरादून के लिए भेजा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से विमान ने तय वक्त से 40 मिनट की देरी से 6:30 बजे देहरादून के लिए उड़ान भरी। इसके करीब 25 मिनट बाद ही विमान के इंजन में खराबी आ गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं आर्यन। शाहरुख खान ने की वेब सीरीज की अनाउंसमेंट। 2025 में नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। शाहरुख ने खुद बेटे आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज का ऐलान किया। इस सीरीज को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है और इसका डायरेक्शन आर्यन खान ने किया है। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट साल 2025 में ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। मंगलवार को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, आर्यन खान इस सीरीज से डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। यह सीरीज इंडस्ट्री के बैकग्राउंड पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर पहुंचे। तिलक ने 69 स्थान की छलांग लगाई। बॉलिंग के टॉप 10 में अर्शदीप और बिश्नोई। जी दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में 69 स्थानों की लंबी छलांग लगाई। अब वे तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 36 और संजू सैमसन को 17 स्थानों का फायदा हुआ। बॉलिंग रैंकिंग में वरुण 28वें और बैटर रैंकिंग में संजू 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, टी20 के बैटर रैंकिंग के टॉप 10 में 3 भारतीय तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। वहीं बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई शामिल हैं। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे पहला मोबाइल फोन नेटवर्क कौन सी कंपनी का था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले मोबाइल फोन नेटवर्क कौन सी कंपनी ने जारी किया था, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।